जय हिंद दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिन पहले लगभग हमारे मतलब एक बहुत दुखद खबर आई। 4 और 5 दिसंबर के दरमियान ही लगभग 14 नागरिक और एक हमारे जो सुरक्षा बल हैं आसाम राइफल्स, उनका एक जवान शहीद हुआ। और ऐसा माहौल बना कि एकदम से कि जैसे कुछ हमारे देश के ऊपर बड़ा धक्का लगा हो और बहुत बड़ी सिचुएशन या बहुत बड़ी चुनौती एकदम से भारत सरकार के सामने आन खड़ी हो। और इसके हालात इससे समझिए कि जो अमित शाह बहुत ही सहूलियत भरे लहजे में या बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि कंट्रोल्ड वे में किसी भी बात का जवाब देते हैं या बहुत सोच समझकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हें तुरंत संसद में खड़े होकर माफ़ी मांगनी पड़ी और दोषियों को सज़ा देने की बात कहनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि हाँ कुछ गलती हुई है, गलती माननी पड़ी, माफ़ी की जगह गलती माननी पड़ी। और ये कहा कि इंक्वायरी की जाएगी और जो भी सिचुएशंस है उसके ऊपर हैंडल किया जाएगा या उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आज मैं इसी मामले में आपसे छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, इसी नागालैंड हिंसा के ऊपर कि असलियत में परिस्थितियां क्या होती हैं, मामला क्या होता है, सरकार कहां खड़ी होती है, विपक्ष कहां खड़ा होता है, आम जनता कहां खड़ी होती है, सेना कहां खड़ी होती है। और इसी चीज़ के ऊपर हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको परत दर परत हर चीज़ को मैं खोलकर समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर मेरे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे इस वीडियोज़ के लिए जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और दोस्तों, नागालैंड हिंसा के ऊपर जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसे थोड़ा समझिए। असलियत में सबसे पहले इस नागालैंड हिंसा के अंदर जो पक्ष हैं, नागालैंड वायलेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर पक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें हमें समझने की लगभग काफी हद तक जरूरत है। कि एक तरफ तो यहां पर गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ वहां पर सिविलियन है जो नागालैंड के अंदर रह रहे हैं, तीसरी तरफ यहां पर सिविलियंस हैं, यहां पर जो है वो आर्मी खड़ी हुई है और आर्मी के साथ साथ इधर हमारे देश का अपोजिशन खड़ा है, विपक्ष खड़ा है। और यहां पर इन चार के बीच में ये जो 4 फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 फैक्टर्स के बीच में कहीं ना कहीं फॉरेन पावर्स भी अगर आप ढूंढना चाहें तो यहां पर फॉरेन पावर्स का रोल यानी विदेशी शक्तियों का क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इन फॉरेन पावर्स में सबसे बड़ी और पावरफुल फॉरेन पावर चाइना है और दूसरी तरफ म्यांमार है, जो इस समय पर भारत के लिए सरदर्द बन सकते हैं। क्या बन चुके हैं इसके ऊपर, क्या बन सकते हैं इसके ऊपर, हर चीज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। तो असलियत में मामला क्या हुआ? मामला यह है कि नागालैंड का एक पूरा जो पोर्शन है वो डिस्टर्ब्ड इलाका है। डिस्टर्ब्ड का मतलब ये है कि लगभग 1920s के दौर से भी अगर आप देखें तो नागा लोग जो है वो अपने आप को भारत से अलग देखने की कोशिश करते रहे हैं या देखते रहे हैं। वो हमेशा से एक डिमांड करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, संस्कृति अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर इन नागा लोगों के बारे में देखा जाए तो दोस्तों असलियत में यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि क्या जिस इलाके के अंदर ये रह रहे हैं वो लगभग लेस देन 15,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का इलाका है। यानी जिस इलाके में आज के दिन नागा लोग रह रहे हैं और जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो असलियत में 15,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम एरिया है। लेकिन जिस तरीके से ग्रैंड नागालिस की बात ये करते हैं, ग्रैंड नागालिस या नागालैंड की बात अगर करते हैं, नागालिम की बात अगर करते हैं तो वो ज्यादा नहीं तो 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का इलाका है जिस पर ये लोग दावा ठोकते हैं। लेकिन इस 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर मिशमी से लेकर मीजो से लेकर और भी बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स लगातार रह रहे हैं और छोटी बड़ी पहाड़ियों पर उनका अपना दबदबा है और छोटे छोटे ट्राइब्स की फॉर्म में ये लोग रह रहे हैं जिनकी आपस में जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है। फिर भी
उनमें से जो बड़े ट्राइब्स हैं वो ग्रेट नागालैंड की जो बात कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरे भारत को के अंदर एक अलग से, भारत से अलग होकर एक नागालैंड बनाया जाए। शुरुआत से ये डिमांड चलती रही, लेकिन असलियत में जैसे जैसे गवर्नमेंट्स आगे बढ़ी इनको ऑटोनॉमी देने की बात की जाती रही, और 1960 से लेकर कई बार ऑटोनॉमी वगैरह की बात की गई, और 1960 से लेकर कई बार इनके एक्सपैंड की, इनकी सारी ओपिनियंस को, या यूं कहें इनकी जो स्वायत्ता थी, ऑटोनॉमी थी, उसे बढ़ाते चले गए। लेकिन ग्रुप्स हैं तो असलियत में क्या ये ग्रुप्स सारे के सारे मान जाते हैं? तो आंसर है नहीं। NSCN नागा सोशलिस्ट जो काउंसिल मूवमेंट जो है, इस तरीके NSCN नाम का जो एक ग्रुप है जिसे आइजैक मुइवा और दूसरा जो है कापलान ग्रुप, ये लोग चलाते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए। तो असलियत में ये सबसे बड़े ग्रुप्स हैं, और मोटे तौर पर मान ली जाए तो लगभग 40 से ज्यादा ग्रुप्स यहां पर मौजूद हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर 40 से ज्यादा ग्रुप्स हैं तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा वैरायटी वाली हैं, और उन सभी वैरायटी वाली डिमांड्स के साथ साथ वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब आपस में एक दूसरे से क्लैशिंग है, एक दूसरे से उनके काफी ज्यादा मतभेद होते हैं। ऐसे में इन सबको सेटिस्फाई करना, टू सेटिस्फाई देम ऑल इज अप्रॉक्सीमेट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन सबको एक साथ संतुष्ट कर देना जो है वो इम्पॉसिबल से भी आगे है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी भारत सरकार कुछ ना कुछ कोशिश करके इन सब के साथ, आइजैक मुइवा से लेकर बहुत सारे ग्रुप्स के साथ सेटलमेंट कर चुकी है। और 2015 के अंदर तो नागा अकॉर्ड जो है वो मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही थी। हालांकि उसके क्या प्रोविजंस थे वो किसी के सामने बाहर नहीं आए, लेकिन मामला यहां तक है कि वो अकॉर्ड के साथ साथ जो बातचीत हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आ रही थी, और हालात जो हैं वो सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे थे। एक दो डिमांड्स इंडियन गवर्नमेंट ने मान ली, एक दो डिमांड्स वो मान रहे थे, यानी बीच का एक रास्ता पहुंचने की बात हो रही थी, और रिजल्ट जो है उसका कहीं ना कहीं अच्छा मिलने की उम्मीद लगातार की जा रही थी। अब हुआ क्या मामला उसे समझिए। जब पूरी की पूरी रिजल्ट मिलने की उम्मीद की जा रही थी, सिचुएशंस कंट्रोल में थी, वहां पर एक आफ्सपा के बहुत ज्यादा डीप में या बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा, इतना समझ लीजिए असलियत में मामला क्या है कि अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आफ्सपा लगा हुआ है तो शक के बिना पर गोली मारी जा सकती है, शूट किया जा सकता है अगर आपको किसी पर शक है, और विदाउट वारंट अगर आपको उम्मीद है या सेना को लगता है, सेना किसी भी इंसान को शूट कर सकती है, और अगर सेना को लगता है कि इस इंसान के घर कुछ मिलने की चांसेस हैं तो उस इंसान के घर की बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि फ्री फ्रॉम एक्शन, यानी उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं होगा। इसे इस तरीके की आर्मी को सिक्योरिटी दी जा रही है। अब यहीं पर ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, मैं इसके बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बेसिक पार्ट्स में बात कर रहा हूं कि ये ही सबसे पहला रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। कि असलियत में आप ये मुझे बताइए कि ये रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। तो यहां पर ट्राई टू थिंक फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ अ आर्मी मैन। आर्मी मैन के माइंडसेट से सोचकर देखिए, और उसके बाद जो रिबेलियस ग्रुप है उसके माइंडसेट से सोचकर देखो कि वो कैसे काम करेगा, और तीसरा जो है वो कॉमन मैन के माइंडसेट से सोचकर देखो कि वो कैसे काम करेगा। यहां तीन आदमी उस मैदाने जंग में खड़े हुए हैं, तीन आदमी इस मैदाने जंग में खड़े हुए हैं, इस बैटल ग्राउंड के अंदर यहां पर ये तीन आदमी, तीन लोग खड़े हुए हैं। सबसे पहले ये जो रिबेलियस ग्रुप, जो विद्रोही समूह होता है, चाहे ये कश्मीर में हुआ जैसे आतंकवादी हमला करते हैं, चाहे नागालैंड में हुआ, चाहे
आपका मणिपुर मिजोरम के जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है उनमें हुआ, चाहे यहां पर आप देखेंगे क्या नाम है नक्सलाइट इलाके के अंदर हुआ। देखो हर देश में कुछ ना कुछ पंगा पड़ा रहता है और इंडिया जैसे नए बने और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि विभिन्नताओं में एकता वाले देश में ऐसे ऐसे ग्रुप्स नॉर्मली मिलते हैं, दुनिया के हर देश में है। चाइना उनको कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल रहा होता है, पाकिस्तान उनको ब्लास्फेमी लॉ से लेकर दूसरे ग्रुप्स की तरह कुचल रहा होता है, अफगानिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ब्रिटेन के अंदर किसी तरीके से हैंडल किया जाता है, रशिया किसी तरीके से हैंडल करता है और हर ग्रुप किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर रहा होता है। इनमें सबसे अच्छे तरीके से इंडियन गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब ये रिबेलियस ग्रुप्स असलियत में होते कौन हैं? ये जो विद्रोही समूह रिबेलियस ग्रुप्स होते हैं, यहां ये कॉमन मैन यानी आम आदमी से निकले हुए ही वो लोग होते हैं जो या तो फेक फ्रीडम की बातों में आ जाते हैं कि हमें आजादी चाहिए, या फिर वो अफेक्टेड बाय आर्मी मैन या सिस्टम होते हैं, या फिर एंग्री फ्रॉम सिस्टम होते हैं। एंग्री फ्रॉम सिस्टम होते हैं यानी उन्हें सिस्टम से गुस्सा होता है। अब आप सोचकर देखिए, एंग्री फ्रॉम सिस्टम यानी उन्हें सिस्टम से गुस्सा है, एक तरफ फ्रीडम है और दूसरी तरफ सिस्टम से गुस्सा है। रिबेलियस ग्रुप्स हैं, रिबेलियस ग्रुप्स हैं, विद्रोही समूह हैं। अब कॉमन मैन से ही निकले तो दिखने वाले भी कॉमन मैन की तरह ही होंगे, कपड़े वेशभूषा से लेकर हर चीज क्या है, कॉमन मैन है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो हैं ये वायलेंस कर रहे हैं और ये आम आदमी कॉमन मैन वाली जिंदगी जी रहा है। अब इन्हीं रिबेलियस ग्रुप्स का एक ग्रुप है जो फाइटर है, जो ऑब्वियस सी बात है फाइटर है, और दूसरा जो है वो स्लीपर सेल जिसे हम बार बार वर्ड यूज करते हैं वो है। जो स्लीपर सेल है वो असलियत में इन्हीं कॉमन मैन यानी आम आदमी के बीच में एक आम आदमी की तरह घर में परिवार के साथ ईमानदारी के साथ दिखाते हुए रह रहा है। बस उसके घर में या उसके दिमाग में या उसके फोन में या फिर उसकी डायरी में या वो किसी तरीके से ये जो स्लीपर सेल का बंदा है ये इस रिबेलियस ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है। ये खुलकर मदद नहीं करेगा, लेकिन जैसे चोरी छिपे इनको मदद देना, चाहे घर में रात को रोक लेना, चाहे इनको खाने पीने का सामान प्रोवाइड कर देना, हथियारों का ट्रांसफर करवा देना, पैसे ट्रांसफर करवा देना, इंफॉर्मेशन मैसेज कुछ भी ये ट्रांसफर करने का काम ये स्लीपर सेल करता है। और ये स्लीपर सेल कॉमन मैन यानी आम आदमी के बीच में आम आदमी की तरह बिल्कुल तरीके से रह रहा होता है। असलियत में किसी भी ग्रुप के लिए या किसी भी आर्मी के लिए कभी भी समझ लीजिएगा, किसी भी आर्मी के लिए स्लीपर सेल ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा बड़ा चैलेंज है कंपैरेटिवली एक फाइटर से निपटना। क्योंकि स्लीपर सेल एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है जो फाइटर को मदद करता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में और सेफली उसको अपने टारगेट तक पहुंचने में। अगर आप इस स्लीपर सेल को खत्म कर देते हैं तो फाइटर अपने आप खत्म हो जाएंगे, या मिलिटेंट हुआ, टेररिस्ट हुआ या कोई भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सरकार को असलियत में यहां पर ये जो आर्मी है इसको इन कॉमन मैन के बीच में जाकर, इस कॉमन मैन यानी आम आदमी के बीच में जाकर इस स्लीपर सेल को ढूंढना होता है। और कई बार इसी स्लीपर सेल के घर में ये फाइटर भी मौजूद होता है। अब होता क्या मामला है इसे समझिए। आर्मी मैन को यहां पर चाहिए होती है सिक्योरिटी कि भाई आप आम आदमी के घर में सोचकर देखिए, अगर आर्मी को यहां पर स्पेशल प्रोटेक्शन ना मिल रही हो, यानी आर्मी को किसी भी आदमी के घर में घुसकर तलाशी लेने की परमिशन ना मिल रही हो, तो असलियत में माने या ना माने ये जो इलाका होता है ये बैटल ग्राउंड होता है, एक तरीके का बैटल ग्राउंड होता है। क्यों? क्योंकि आर्मी मान लिया आर्मी मैन ने तलाशी लेनी है, वो गया किसी भी क्या नाम है एजेंसी के पास
एजेंसी के पास जाएगा या जुडिशरी के पास जाएगा या किसी भी बड़े ऑफिसर के पास जाके कहेगा कि मुझे अरेस्ट वारंट दो, पता लगा अरेस्ट वारंट देने में 2 दिन निकल गए, तब तक उस मौके पर उस किसी भी आम आदमी के घर जो स्लीपर सेल वाला था उसके घर छापा मारना था, उसके घर छापा मारना था। वहां हो सकता है हथियारों की खेप हो सकता है कोई टेररिस्ट छुपा हुआ हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन दबी हुई हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो वहां छापा मारना था। अब पता लगा वो सीधे आप एजेंसी के पास गए, 2 दिन परमिशन मिलने में लग गए या 2-3 घंटे लग गए, इतनी देर के अंदर वहां से वो आदमी या हथियारों का कंसाइनमेंट या कुछ भी जो था वो गायब हो गया। अब वहां खाली है, अब आप जाओगे भी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे में आर्मी को अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत एक्शन की जरूरत पड़ती है, और अगर तुरंत एक्शन की जरूरत पड़ेगी तो आर्मी को यह अधिकार दिया गया कि आप सीधे जाइए और जाकर किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं क्योंकि ये इलाका डिस्टर्ब्ड है। अब ऐसे में क्या होता है, यहां पर ये जो रिबेलियस ग्रुप्स हैं ये कई बार जानबूझकर आर्मी तक या तो गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके ये कहते हैं कि इस XYZ के घर के अंदर हथियार पड़ा हुआ है, आर्मी भागती हुई पहुंचेगी, पता लगा हथियार है नहीं। अब वो आम आदमी कहेगा ये सेना का अत्याचार है, सेना ने मेरी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, सेनाओं ने ये किया, सेनाओं ने वो किया, इसलिए सेना का मैं विरोध करता हूं। उस आम आदमी को और उस आम आदमी के आसपास रहने वाले बाकी आम आदमी, मोहल्ले के, एरिया के, सबके लोग जिनको पता लगा कि उसके घर पे छापा पड़ा और सेना ने बदतमीजी करी, तो ऑब्वियस सी बात है सबके दिमाग में सेना के खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। और ये जो नफरत है ये बहुत बड़ा अमृत है इस रिबेलियस ग्रुप के लिए। लोग भड़केंगे, लोग जितने ज्यादा भड़केंगे, सेना से और भारत सरकार से जितने ज्यादा नाराज होंगे उतने ज्यादा वो रिबेलियस ग्रुप्स के अंदर जाकर शामिल होंगे। लेकिन सेना की भी तो मजबूरी है कि उन स्लीपर सेल को कैसे ढूंढा जाए। तो यहां पर ये मामले को समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बहुत जनरलिस्टिक वे में। अब मान लिया सेना को वहां पर हथियार, जहां पर मान लिया हथियार रखा है, गोला बारूद रखा है और अभी भी वहीं प्रेजेंट है, और साथ में कुछ फाइटर या मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद हैं, फाइटर या मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में यह होगा, आर्मी वहां तलाशी लेने गई और सामने से 2 गोलियां चल गई। अब जैसे ही सामने से 2 गोलियां चली तो सामने वाला कौन है? फाइटर है। सामने वाला कौन है? मिलिटेंट है। सामने वाला कौन है? वेपनाइज्ड आर्मर्ड पर्सन है। उसने क्या किया? आर्मी पे हमला कर दिया। उस घर के अंदर 12 से 15 निर्दोष लोग बैठे हैं और सिर्फ एक टेररिस्ट है, और इस स्लीपर सेल वाले ने इस टेररिस्ट को अपने घर में रख रखा है और वो उनके घर में इन 15 के बीच में है। आर्मी के ऊपर उस एक ने हमला किया, आर्मी फिर कंफ्यूज हो गई। आर्मी को उस एक घर के ऊपर हमला करने से अपने आप को बचाने के लिए, वरना वो वेपनाइज्ड टेररिस्ट मिलिटेंट आर्मी को मार डालेगा, आर्मी को ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। आर्मी को लगेगा कि वो रिटेलिए वहां पर हमला हो रहा है, उसने 2-4 गोलियां चलाई, आर्मी ने ज्यादा हमला किया, पता लगा ये 12 से 15 निर्दोष लोग मारे गए। टेररिस्ट हो सकता है वहीं रहे या हो सकता है टेररिस्ट फरार हो जाए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है टेररिस्ट बच जाए और अपने आप को विक्टिम प्रूव करके कॉमन लाइन के अंदर शामिल हो जाए, आम आदमी के जीवन के अंदर शामिल हो जाए, हो सकता है। एक मूवी है वजीर, इस मूवी को फरहान अख्तर की मूवी है, इसे शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी मूवी देखिएगा, आपको एंड में बहुत कुछ जबरदस्त चीजें समझ में आना शुरू होंगी। अब यहां सोचकर देखिए, अब अखबारों में खबर इस आम आदमी के दिमाग में क्या जाएगा? इमोशनल, के 15 बेकसूर मारे गए, एक टेररिस्ट मर गया या भाग गया, लेकिन अखबार में खबर आएगी 15 बेकसूर मारे गए जिसमें 4 बच्चे भी थे। लोग तो इमोशंस पे चलते हैं, लोग कहेंगे सेना का अत्याचार है। अब सेना का अत्याचार है, सेना कह रही है भाई ये कोलेट्रल डैमेज है, ये इसलिए क्योंकि इन 15 के बीच में इस स्लीपर सेल जैसे देश के गद्दार ने उस आतंकवादी को अपने बीच में बिठा रखा था, या वो आतंकवादी जबरदस्ती इस घर में घुस के छिप के बैठा हुआ था।
कुछ भी हो सकता है। या तो वो आतंकवादी जबरदस्ती उनके घर में छिपकर बैठा था, या फिर आतंकवादी को इसके घर वालों ने पनाह दे रखी थी। आर्मी को इतना नहीं पता होता। नॉर्मली जब गन फाइट होती है और डू और डाई की सिचुएशन होती है, आदमी के मरने वाली बात होती है कि कभी भी कोई भी मर सकता है, खत्म कर सकता है, उसे मारा जा सकता है, XYZ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप यहां अंदाजा लगाएंगे तो कॉमन मैन वाली सिचुएशन क्या होगी भाई? यहां इमोशंस क्रिएट होंगे, सेना के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू हो जाएगा, अपोजिशन शोर मचाना शुरू हो जाएगा और आम आदमी के बीच में एग्रेशन पैदा होगी। एग्रेशन पैदा होगी तो वो एग्रेशन या गुस्सा किसके खिलाफ निकलेगा? वो एग्रेशन या गुस्सा निकलेगा सरकार के खिलाफ कि आर्मी जो है, गवर्नमेंट जो है वो अत्याचारी है, हम इस गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। और बहुत सारे लोग सरकार से गुस्सा होकर इस रिबेलियस ग्रुप के साथ जाएंगे और उसे ज्वाइन करेंगे, या तो फाइटर बनेंगे या फिर स्लीपर सेल बनेंगे। और जब वो फाइटर या स्लीपर सेल बनेंगे तो उनका संगठन मजबूत होगा। इसीलिए मैंने कहा आम आदमी के दिल में सरकार और सेना के खिलाफ गुस्सा जो है वो इस रिबेलियस ग्रुप के लिए अमृत का काम करता है, इसको और ज्यादा मजबूत करता है, एनर्जी टॉनिक का काम करता है। मजबूत होगा वो और ज्यादा। अब ऐसी सिचुएशन में इस रिबेलियस ग्रुप को, इस गुस्से को और भड़काने के लिए काडर चाहिए। गुस्सा पहले ही भड़का हुआ है। ऐसे में कोई भी फॉरेन पावर आएगी वो कुछ नहीं करेगी, वो इस रिबेलियस ग्रुप को आर्म्स एंड एम्यूनिशन देगी और साथ में फंड्स दे देगी। बस इतना ही बहुत है। बाकी ये जो रिबेलियस ग्रुप है ये उठाकर इतना पैसा और फंड, यहां जो भी विक्टिम होगा उसके घर वालों को थोड़ा बहुत पैसा देगा, सपोर्ट करेगा, सांत्वना देगा और कहेगा मैं तेरे साथ हूं, आगे से कुछ भी हो तो बताइए। 2-4 बार भी अगर इस रिबेलियस ग्रुप के वॉलंटियर्स ने, कॉमन मैन जो विक्टिम है, जिसके ऊपर सेना की पिटाई विटाई हो गई है, सेना का हमला हुआ है या जिसके लोग मारे गए हैं, वो आएगा, उससे मिलेगा, उससे बातचीत करेगा, उसको सांत्वना देगा, उसको उसके साथ अपनापन बढ़ाएगा और उसे अपने ग्रुप में शामिल करेगा। अगर कमजोर होगा तो स्लीपर सेल, जोशीला नौजवान होगा तो फाइटर, वॉरियर या मिलिटेंट में शामिल हो जाएगा। यही नागालैंड में हुआ, यही अक्सर कश्मीर में होता है। ऐसे में इस कोलेटरल डैमेज, जिसमें जानबूझकर सरकार को फंसाया जाता है, जानबूझकर सेना को फंसाया जाता है, और ऐसा नहीं है यहां पर सेना गलती नहीं करती। मेरा मानना यह है कि सेना के कुछ जवान भी ज्यादा सख्ती कर देते हैं, उनमें ह्यूमन या इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। आम आदमी के साथ वो आम आदमी की तरह पेश नहीं आते, क्योंकि सेना का जवान भी अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड रहता है। भाई 3 महीने से लेकर 6 महीने, साल भर तक तुम घर से बाहर हो, घर से दूर हो, परिवार की याद आ रही है, होम सिकनेस हो रखी है, फ्रस्ट्रेटेड हो और हर टाइम जान का खतरा तुम्हारे सर पे बना हुआ है, तो वो भी अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहेगा और जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है उसको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। इसलिए उसे दबाव डालना पड़ता है और उसके पास भी समय की कमी होती है। इसलिए, लेकिन यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी कई बार सरकार, सेना और सेना के जवानों के अंदर होती है, जिस वजह से क्या होता है, वो एक कॉमन मैन, डिस्टर्ब्ड एरिया के कॉमन मैन को एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं, और जब वो एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं तो कॉमन मैन जो है वो भी एनिमी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यहां ये सारा जो नेट होता है इसमें गवर्नमेंट दूर खड़ी होती है। अब गवर्नमेंट को इस रिबेलियस ग्रुप से भी बात करनी है, इस आम आदमी को भी संतुष्ट करना है, इस आर्मी मैन को भी संतुष्ट किए रखना है और इन फॉरेन पावर्स को भी इंडिया में एंटर करने से रोकना होता है। यहां पर डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा कमजोर सिद्ध होती है। यहां चाइना हो तो चाइना सबसे पहले चारों तरफ से दरवाजे बंद करेगा, उस कम्युनिटी को जो चाइना के खिलाफ आवाज उठा रही है उसे इतनी बुरी तरह मारेगा, 15 से 20 लाख लोगों को कांग्रीगेशन कैंप के अंदर
कंसंट्रेशन कैंप्स में झोंक देगा, उनको रिकंसिलिएशन कैंप से लेकर दूसरे नाम दे दे के उनको मार मार के उनके बुरके तक काट देगा, उइगर मुस्लिम्स के साथ जो हाल हुआ है वो करेगा। या फिर दूसरा पाकिस्तान है जो इतना ज्यादा बेशरम हो चुका है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो सही है गलत है, मर रही है जी रही है, उसे बस अपने आप से मतलब है कि मारो पकड़ के देखी जाएगी और पूरे का पूरा बलूचिस्तान खाली कर दो। इंडिया क्योंकि यहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी भी तरीके से यहां पर ह्यूमन राइट्स को वैल्यूज दी जाती हैं, इसलिए भारत सरकार हमेशा इन मामलों के अंदर ना तो सेना का बचाव करती हुई नजर आती और ना ही इन रिबेलियस ग्रुप्स का। अब आप यहां पर आ जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की जो इंपॉर्टेंस अगर आपको समझ में आई तो इसके बाद अगला पॉइंट यहां पर यही है कि असलियत में गवर्नमेंट को इस समय पर दुविधा यह है कि अगर वो आर्मी का सपोर्ट नहीं करती है तो आर्मी डिमोरलाइज होगी, इसका मनोबल गिरेगा और मामला खराब होगा। अगर गवर्नमेंट पनिश करती है, अगर पनिश नहीं करती है तो सिविलियंस के अंदर एंगर बढ़ेगा और एंगर अगर बढ़ेगा तो रिबेलियस ग्रुप्स जो हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे और रिबेलियस ग्रुप्स मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं जो भी पीस पैक्ट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भारत सरकार कर रही है वो सारी की सारी पीस पैक्ट वाला मामला खत्म हो जाएगा, हालात जो हैं वो खराब हो जाएंगे। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखें अपोजिशन का काम सरकार पर दबाव बनाए रखना है, लेकिन अपोजिशन कई बार सरकार पर दबाव बनाने के नाम पर इतनी गिरी हुई हरकतें कई बार करना शुरू कर देता है कि मामला खराब हो जाता है। हालांकि इस मामले के अंदर सरकार काफी हद तक, अपोजिशन भी काफी हद तक सोच समझ के ठीक काम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो सरकार के ऊपर दबाव बनाया वो बिल्कुल ठीक था। यहां फॉरेन पावर्स, अब जैसे देखो चाइना, अगर मैं यहां पर आपको मैप की बात करूं, अगर मैं आपको यहां पर मैप की बात कर रहा हूं तो दोस्तों असलियत में चाइना का हमेशा से इस पूरे इलाके के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने की और इस पूरे एरिया को भारत से कट करने की एक इच्छा हमेशा से रही है। यहां पर जितना भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, हर उस इलाके के अंदर चाइना को बेनिफिट मिलेगा और चाइना म्यांमार के थ्रू उनको हथियार से लेकर बाकी सब चीजें प्रोवाइड करेगा। नतीजा उसका यह होगा कि जितना ज्यादा इस इलाके में इंसर्जेंसी बढ़ेगी, चाइना हमारे देश को डिस्टेबलाइज करेगा और यहां से इस चिकन नेक को काटकर इस पूरे इलाके को हमारे देश से अलग करने में कामयाब हो जाएगा। चाइना हमेशा से यही चाहता है और यहां चाइना का पहले भी डायरेक्ट रोल मिलता रहा है। इस बार अभी खुलकर तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान को घेरने के अंदर बांग्लादेश के अंदर एंटी हिंदू रायट्स और उस एंटी हिंदू रायट्स के अंदर जिस तरीके से एक मुस्लिम ने हनुमान जी के हाथ में जाकर, जागरण के पंडाल में हनुमान जी के हाथ में जाकर कुरान रख दी थी, तो एंटी हिंदू रायट्स भड़क चुके थे और बांग्लादेश सरकार को दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया था। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सरकारें जो काफी फ्रेंडली मोड में चल रही थी, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आमने सामने टकराती हुई नजर आई थी। और नॉर्थ ईस्ट अब पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम आपस में इन दोनों की भिड़ंत हो रखी है। मणिपुर और मिजोरम की आपस में भिड़ंत होती हुई आपको नजर आएगी। इसी तरीके से और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनकी आपस में भिड़ंत होती हुई नजर आएगी। कब पता लगा पुलिस वाले ही आपस में छावनी बनाकर बैठे हुए हैं। आसाम और 7 सिस्टर्स के बीच में लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। यानी इस इलाके को डिस्टर्ब करने की पूरी प्लानिंग इस समय पर चल रही है और ये जो प्लानिंग है ये आगे आने वाले समय में भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करेगी। ये पक्की सिचुएशन है। अगर ऐसी बात है तो दोस्तों आने वाला समय बहुत बुरा होगा। भारत के लिए बड़ी चिंता वाली बात है, लेकिन भारत सरकार को भी अपना जो पॉलिसी है उसे चेंज कर अपने फेवर में सिचुएशन को लाने के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। यही मैं आपसे अभी सजेस्ट कर सकता हूं। भारत सरकार जो भी कर रही है इसमें अमित शाह जी ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया, मुझे लगता है तुरंत माफी मांग के, तुरंत एक डिसीजन देके काफी अच्छा रोल प्ले किया है। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।